पाकिस्तान ने एक बड़ा मसला काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है, जिसमें डॉलर के बहरान के साथ ज़र मुबादला के ज़खायर, महंगाई का दबाव और आईएमएफ का जो प्रेशर है वो सब अंडर कंट्रोल नज़र आता है। लेकिन अब असल इम्तिहान यहाँ से शुरू होता है। दुनिया की हम इकनॉमिक सिचुएशन को इस वक्त देखें तो मुल्क को इस वक्त सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं बल्कि तेज़ और पायदार माशी तरक्की भी चाहिए। मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की सॉवरेन रेटिंग CAA1 से बढ़ाकर B3 कर दी गई है। फिस्कल ईयर 2026 में रेमिटेंसेज 41 अरब डॉलर से भी ज़्यादा पाकिस्तान आई हैं। इसी तरह स्टेट बैंक के ज़खायर तकरीबन 17.1 अरब डॉलर्स पर मौजूद हैं। अब इस दौरान जुलाई से मार्च का जो करंट अकाउंट है वो भी ऑलमोस्ट बैलेंस रहा है, यानी फौरी तौर पर डॉलर की वो किल्लत हमें नज़र नहीं आ रही जो माजी में अक्सर बहरान पैदा कर देती थी। लेकिन यहाँ पर एक बुनियादी सवाल बाकी है, अगर मुल्क में डॉलर वाफिर मकदार में मौजूद हैं तो फिर मईशत की तरक्की की रफ्तार इतनी कम क्यों है? पाकिस्तानी मईशत में एक बहुत ही पुराना मसला है कि मईशत के तेज़ होने के साथ इंपोर्ट्स भी बढ़ जाती हैं, जिससे ट्रेड बैलेंस बढ़ जाता है। ऐसे में डॉलर कम पड़ जाते हैं, यूं रुपए पर दबाव आता है और फिर हुकूमत IMF के नए प्रोग्राम की राह लेती है। यानी मसला सिर्फ कम ग्रोथ का नहीं है, मसला गलत किस्म की ग्रोथ का भी है। जुलाई से मार्च फिस्कल ईयर 2026 में हुकूमत ने तकरीबन 22.7 अरब डॉलर की अशिया एक्सपोर्ट की, जबकि इंपोर्ट 50 अरब डॉलर से भी ज़्यादा बढ़ गई। तो ये फ़र्क बहुत बड़ा है। इस फ़र्क को रेमिटेंसेज और बैरूनी फाइनेंसिंग किसी हद तक सहारा देती है, लेकिन रेमिटेंसेज कोई एक्सपोर्ट इंडस्ट्री तो नहीं है। ये हमारी मईशत को सांस लेने का वक्त ज़रूर देती है, मगर कोई मुस्तकिल हल नहीं है। असल कामयाबी हमें उस वक्त होगी जब पाकिस्तान ज़्यादा अशिया, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करेगा। यहाँ IT सेक्टर उम्मीद की सबसे बड़ी किरण के तौर पर सामने आ रहा है। फिस्कल ईयर 2026 में IT और IT इनेबल सर्विसेज की एक्सपोर्ट से तकरीबन 4.6 अरब डॉलर तक फॉरेन एक्सचेंज हासिल हुआ। जुलाई 2026 में ही IT एक्सपोर्ट्स तकरीबन 417 मिलियन डॉलर रही। लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ IT नहीं बचा सकता, टेक्सटाइल को ज़्यादा वैल्यू एडेड बनाना होगा। इसके साथ इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, डिजिटल और प्रोफेशनल सर्विसेज को भी आलमी मार्केट तक हमें लेकर जाना है। और यहाँ पर एक और बड़ा मसला सामने आता है, महंगी प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ पाकिस्तान आलमी मार्केट में कैसे मुकाबला करेगा। पाकिस्तान का रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जुलाई 2026 में हमने देखा कि तकरीबन 108 रुपए तक पहुंच गया है, जो तकरीबन 8 साल की बुलंद तरीन सतह है। यानी सादा अल्फाज में अगर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हमारे कॉम्पिटिटर ममालिक के मुकाबले में महंगी होती जाएंगी तो आलमी ख़रीदार फिर दूसरे ममालिक का रुख करने पर मजबूर हो जाएंगे। एक मजबूत रुपया बज़ाहिर अच्छी खबर है, लेकिन अगर मजबूत रुपया एक्सपोर्ट को कमज़ोर कर दे तो यही मजबूती मुस्तकबिल का मसला बन सकती है। दूसरी तरफ एनर्जी भी एक बड़ा मसला है। महंगी बिजली और गैस के साथ एनर्जी सेक्टर का सर्कुलर डेट और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस पाकिस्तानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाते हैं। फिर नाकिस टैक्स निज़ाम भी यहाँ पर मौजूद है जो मसाइल को मज़ीद पेचीदा कर देता है। अगर हुकूमत पहले से टैक्स देने वाली कंपनीज पर मज़ीद बोझ डालती रहे तो मईशत में अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर को टैक्स नेट में ना लाए तो इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगी। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हमारे मुल्क में बहुत लोअर साइड पर है पिछले कुछ अरसे से, बल्कि कई साल से हमने देखा कि हम ये नंबर्स नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अब ये चैलेंजेस तो इस वक्त मौजूद हैं, दुनिया के हालात हमारे सामने हैं। इन तमाम हालात को सामने रखते हुए आगे स्ट्रेटजी आनी है और इन तमाम मसाइल पर कैसे हल एक कंट्रोल हासिल करना है और फिर ग्रोथ रेट कैसे बढ़ाना है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब साबिक मुशीर हैं वज़ारत ख़ज़ाना के, हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो सूरत हाल इस वक्त है, आलमी हालात बड़े मुश्किल हैं। पाकिस्तान ने ग्रोथ का टारगेट भी कोई बहुत बड़ा नहीं सेट किया, लेकिन वो भी मीटअप करता हुआ शायद हमें दिखाई ना दे, जो 3-4 महीने की सूरत हाल नज़र आ रही है। तो अब ये चैलेंजेस इस वक्त कितने सिवियर हैं? IMF प्रोग्राम अगले साल ख़त्म होगा, क्या एक और IMF प्रोग्राम की हमें ज़रूरत पड़ेगी इन चैलेंजेस को देखते हुए? तो अरबाब, आई मस्ट से कि आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा इंट्रोडक्शन जो है वो सामने रखा है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बिहेव कर रही है जैसे टिपिकली इकॉनमीज बिहेव करती हैं जब वो IMF से इंगेज होती हैं। जिसका क्या मतलब है, डिफ़ॉल्ट रिस्क जो है वो कम होता है, तो फौरी तौर पर आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास जब आप जाते हैं तो वो आपका CAA1 से to B3 स्टेबल आउटलुक कर देती है। मूडीज़ की अभी अपग्रेड आई है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट रिस्क आपका कम होता है, क्रेडिट वर्दिनेस बेहतर होती है, आपके रिजर्व्स की पोजीशन बेहतर होती है, मैक्रो स्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये चीज़ पाकिस्तान ने 2013 में भी देखी। सो देयर इज़ नथिंग न्यू इन दिस। दूसरी बात ये भी याद रखिए, मैं भी 106 कंट्रीज़ की IMF की ही स्टडी देख रहा था। जब भी प्रोग्राम कंट्रीज में हुआ है मॉडेस्ट इंप्रूवमेंट इन सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स, बिकॉज एक लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट आती है वहाँ पे देखने को मिले। सो एक तो ये टिपिकल बिहेवियर है। अब इसने आपको क्या दिया? इसने आपको एक वक्त और स्पेस दिया है, एक ब्रीदिंग स्पेस दिया। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसका नाम ही था डॉन अखबार में, कि वो ब्रीदिंग स्पेस देता है, आपको ब्रीदिंग स्पेस मिल गई। अब आप
क्या करते हैं, अब आप इस ब्रीदिंग स्पेस को यूज करते हैं कि आप अपने जो खसारे हैं, जो आपने पहले तो टैक्सेस लगाकर, ये जो मैक्रो स्टेबिलिटी भी है ना अरबाब, ये बड़ी हार्ड वन है। 54% आपने टैक्स लगाया कॉर्पोरेट, पीआईटी को बहुत बढ़ाया, पर आपने फंडामेंटल जो टैक्सेस का निजाम था, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 5-10 अरब रुपया इस साल 800 अरब के अगेंस्ट, लैंड वैल्यू टैक्सेशन, यानी कि उन चीजों पे टैक्सेशन जिनको ब्रॉडन करना था। इसी तरह आज देख लीजिए 3-4 साल से हम कोशिश कर रहे हैं ताजिर दो स्कीम, अब एक नई स्कीम आई है। सो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्सेशन उस जिसे कहेंगे इम्पिटस से नहीं हम कर पाए, पर हमने जरूर टैक्सेशन की, मैन्युफैक्चरिंग पे भी की, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स भी किया, सेल्स टैक्स भी बढ़ा, थोड़ी सी इंपोर्ट्स पिकअप की, आपने ये भी देखा। सो ये एक ओवरऑल इस वक्त टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है। अब हमें चाहिए ये जो वक्त और स्पेस है, इसमें जो मैंने टैक्सेस आपके सामने रखे, प्रॉपर्टी, लैंड वैल्यू, कैपिटल गेन्स, इस पे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, और ये जो बाकी निज़ाम से हमने निकलना है और हमने डायरेक्ट टैक्सेशन में जाना है, यानी कि रिटेलर और होलसेलर पे भी इस चीज़ को हम पनपने दें। तो आप समझ सकते हैं कि आईएमएफ कैसे आपके खसारे को संभाल रहे हैं। एक्सपेंडिचर का पूरा रिफॉर्म है जो अभी भी मेरे ख्याल में पड़ा हुआ है, जिसमें बहुत हैं, क्या चीज़ें हैं, आपने वो सब्जेक्ट्स जो डिवॉल्व किए उनका एक्सपेंडिचर, इनकम सपोर्ट का एक्सपेंडिचर, पावर सब्सिडीज का एक्सपेंडिचर, ये सारा आपने निकालना है वफाक से। सो आप अब बात समझना शुरू इस तरह से हम करें कि हमने जो डीपर सेट ऑफ रिफॉर्म्स है उसको अभी भी उस तरह से टैकल नहीं किया जिस तरह से हमें करना चाहिए। फिर आपने कुछ प्राइवेटाइजेशंस की तरफ काम किया, आपको अभी मतलब आपके पास 80-90 असासे हैं जो आपने बेचने हैं। सो जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है वो ब्राउन फील्ड्स प्रोजेक्ट में तो इंटरेस्ट दिखा रही है, पर नए प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट 14% पर है, बिकॉज वो बिलीव नहीं कर पा रहे कि इतनी हाई रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इतनी हाई रेट ऑफ टैक्सेशन, और जो डीरेगुलेशन चाहिए मुल्क को, जो लिबरलाइजेशन चाहिए। लिबरलाइजेशन से क्या मतलब है, ये जो आपका ट्रेड स्ट्रक्चर है ओवरऑल, इसमें से एसीडीज आरडीज में से निकलना, ड्यूटीज को कम करना और बिलीव करना कि आईएसआई इज नॉट द राइट मॉडल फॉर पाकिस्तान, एंड एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, कंपेटिटिवनेस, मार्केट्स, इस चीज में बिलीव करना। ये सारा कुछ करने के लिए आपको बड़ा डीपर रिफॉर्म चाहिए। मैंने बार बार कहा है कि ये मांगता है, पाकिस्तान की एक हार्ड वन मैक्रो स्टेबिलिटी है, बट जब मैं देखता हूँ स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज वो वहीं खड़ी हैं, प्रोडक्टिविटी की वल्नरेबिलिटीज, एग्रीकल्चर में 1/3 या आधी है आपकी जो 5 स्टेबल क्रॉप्स की प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है कंपेयर टू द वर्ल्ड। अगर आप $4 अरब का खसारा इसमें कैरी करते रहेंगे दुनिया से, तो आप कैसे करंट अकाउंट को लॉन्गर टर्म बेसिस पे ठीक करेंगे, आप फंड के प्रोग्राम में से कैसे निकलेंगे। ये सारी वो चीजें हैं जो आपने करनी है, स्पेस मिली हुई है, टाइम है। अब अगर आप ये सारी चीजों को डिजाइन, तो फिर आप याद रखिए कि पाकिस्तान के लिए ये जो वक्त और स्पेस है ना, जब ये जाया हो जाती है और आप स्टेबिलिटी को इनटू इन्वेस्टमेंट, इनटू प्रोडक्टिविटी, इनटू एक्सपोर्ट्स, इनटू जॉब्स, इनटू हायर इनकम्स और पॉवर्टी रिडक्शन नहीं करते, तो यू आर बैक टू द साइकिल। अभी क्या हुआ है, मुझे एक तशवीशनाक चीज दिखाई दे रही है, जहां हमने गल्फ वॉर का देखा है फॉल आउट इन टर्म्स ऑफ द ऑयल प्राइसेस, पर आप ये भी तो देखिए ना कि आपकी जो पैसा बाहर जा रहा था वो रुक गया है। रियल एस्टेट कम अज कम 10 to 30% प्राइसेस अक्रॉस द मेजर सिटीज जो है वो तब्दील हो गई हैं। फिर मुझे वही लग रहा है कि ये प्राइसेस इंक्रीज होंगी, लोग अपनी चीजें बेचेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगी, इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, एक्सटर्नल डेफिसिट हिट होगा, फाइनेंसिंग प्रेशर फिर आएगा, एंड यूल बी बैक टू स्टेबलाइजेशन, बिकॉज दोबारा इस सर्कल में फंस जाएंगे। अब इसको कंट्रोल करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में, और आखिरी बात ये कहूंगा कि अभी भी जो एक थॉट प्रोसेस है ना, माजरत के साथ इस मुल्क का ये रहा है कि किसी तरह ये जो हमारा जिसे आप कहेंगे ना कि स्टेट है, उसने किसी तरह इंजीनियर करने हैं इकोनॉमिक आउटकम्स। वो कैसे करती है, सेक्टर्स चूज कर लिए, फर्म्स को प्रोटेक्ट कर लिया, क्रेडिट को एक तरफ डायरेक्ट कर दिया, सब्सिडीज एक तरफ दे दी, और डिसाइड किया कि इन्वेस्टमेंट फ्लो कहाँ होगा। यार दिस इज अ वेरी आर्केक मॉडल, ये खत्म हो चुका है। अब जो मॉडल है वो क्या है, गवर्नमेंट जो है वो चीजों से निकलती तो है, बट वो पॉलिसी साजी इस तरह से करती है उन चीजों में कि जो एंटरप्रेन्योर है वो बोल्डली इन्वेस्ट कर सके और आइडिया फ्लरिश कर सके, कैपिटल रिस्क ले सके। हमें बिल्कुल ही अपने थॉट प्रोसेस को तब्दील करना चाहिए। स्टेट शुड नॉट बी डिसाइडिंग व्हाट पाकिस्तान कैन बिकम, इट शुड बी सेटिंग द स्टेज फॉर गिविंग फ्रीडम टू डिस्कवर व्हाट पाकिस्तानीज कैन डू विद पाकिस्तान।
क्या बेच सकते हैं वो दुनिया में। सही। ये एक मॉडल चेंज है जो गवर्नेंस का, जो जिसे कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ का, और ये बार बार पाकिस्तान कर नहीं पा रहा, इसलिए भंवर में फंसेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।